ट्रेंड है, फिर ये मीडियम ट्रेंड है जहाँ पे फर्स्ट कंसोलिडेशन हुआ, देन अगेन कंसोलिडेशन हुआ मीडियम ट्रेंड के अंदर। ये लेट ट्रेंड है जहाँ पे एक टाइट रेंज बनी हुई है। यहाँ पे प्राइस टॉप को ब्रेक कर रही है बट वहाँ पे रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे एक बॉटम बनाया, स्विंग लो बनाया, उसको ब्रेक किया, फिर प्राइस रिजेक्ट हो गई। दैट मीन्स कि ये एक लेट ट्रेंड है। तो क्या होता है, ये मैं क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका एक रीजन है। सेवन स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। इसमें जो भी कंटेंट हम डिस्कशन करेंगे वो सारी चीज़ें अपना एक अलग इम्पोर्टेंस रखती है। आप अगर उनको अच्छे से स्टडी करेंगे और अगर उन पे अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उनको अपने डिसिप्लिन और रूल्स ट्रेडिंग में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड को किस तरह से चेक करें, मार्केट के फेज को किस तरह से एनालाइज करें, मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट है या रेंज बाउंड मार्केट है या कोई रेंज बनी हुई है, मार्केट या एक तो अप ट्रेंड में चलता है या डाउन ट्रेंड में चलता है, अदरवाइज एक साइडवेज या नैरो रेंज मार्केट बनता है। तो हमको सबसे पहले ट्रेंड चेक करना है कि ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या कोई नैरो रेंज है या वाइड रेंज है या टाइट रेंज है। तो इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे देखिए ट्रेंड, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड। तो इसको ट्रेंड लाइन की सहायता से हमने फाइंड कर लिया। जब डाउन ट्रेंड होता है तो हम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है इस पॉइंट पे। यहाँ पे आप देखो ये प्रीवियस लोअर हाई है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पे खत्म हो गया है और यहाँ से अप ट्रेंड बन गया है। तो हमको इस तरह से ट्रेंड लाइंस की सहायता से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, या फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है, वहाँ पे कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, कोई पुल बैक है। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रेंड को देखते हुए करेंगे, इससे हमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमको ट्रेंड के बारे में पता करना है कि डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। ठीक है, तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड डाउन था लेकिन यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो आती है टाइट रेंज। टाइट रेंज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि टाइट रेंज क्या होती है। देखिए, अब से पहले आपने टाइट रेंज के बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा। मैं यहाँ पे एज ए बिगिनर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो टाइट रेंज जो होती है, स्टॉक में एक सर्टन मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे ये प्रीवियस टॉप है, उसके बाद प्राइस ने एक लो बनाया, देन यहाँ पे लोअर लोअर लो बनाया और लोअर हाई बनाया, फिर से प्राइस ने लोअर लो बनाया, देन प्राइस यहाँ से टर्न होके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक डाउन ट्रेंड था बट ये डाउन ट्रेंड यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो चुकी है, जो कि एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ऊपर जाने के बाद में ये जो प्रीवियस हाई है इसके पास इसको ब्रेक कर दिया है और इसके पास एकदम नॉन स्टॉप तरीके से ऊपर गया है। जब नीचे आया था तो लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे आया था, लेकिन जब ऊपर गया है तो सर्टेन मूवमेंट हमको देखने को मिला और एक अच्छी रिकवरी के साथ में प्रीवियस जो टॉप है उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। जो प्रीवियस स्विंग टॉप बना हुआ है उसको इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह की जब सर्टेन मूवमेंट आती है तो इसमें क्या होता है कि प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद में रिजेक्ट हो जाती है या रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे जो रिटेलर्स है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको इस तरह की रेंज को फाइंड करना है कि प्राइस एक सर्टेन रेंज में चल रहा है, एक टाइट रेंज में चल रहा है, जहां से
ना तो प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है, ना ही प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमको रिजेक्शन ट्रेडिंग करनी है, जैसे कि रेजिस्टेंस के आसपास हमको शॉर्ट करना होता है, सपोर्ट के आसपास हमको बाई करना होता है, इस तरह से। अदरवाइज टाइट रेंज को आप अगर अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग से, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज टाइट रेंज जो है इसमें नुकसान ज़्यादा होता है रिटेलर्स को। इसमें ऑप्शन के प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से गलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन से आप बचें। इसके बाद हम बात करने वाले टाइट रेंज प्लस रॉन्ग टर्न। टाइट रेंज प्लस रॉन्ग टर्न। तो गाइज टाइट रेंज जो होती है, वहां पे कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये प्रीवियस टॉप था, ये लो था, फिर से टॉप बना, फिर से टॉप बना, यहाँ पे फिर से टॉप बना, ये लो बना। अब यहाँ तो प्राइस लोअर लो बना रही थी, लेकिन यहाँ पे फिर से हाई बनाने लगी। तो ये पूरा एक सर्टेन एक रेंज बन गया था जिसमें नो ट्रेडिंग जोन था। ठीक है, ये बहुत ही लिक्विड और बहुत ही मतलब एक टाइट रेंज थी। तो इस रेंज को आइडेंटिफाई करना है और ऐसी रेंज से बचना है। अगर ऐसी रेंज में ट्रेडिंग करना है तो हमेशा रिजेक्शन ट्रेडिंग करना है। ठीक है, अब प्राइस क्या करती है कि यहाँ पे पहले अप ट्रेंड था, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर टाइट रेंज बनाने के बाद में सर्टेन यहाँ पे एक टर्न देखने को मिला, रेजिस्टेंस से प्राइस रिजेक्ट होके और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। तो अगर यहाँ पे इन वॉलेटिलिटी में अगर किसी ने बाई कर लिया होगा, तो वो हॉप ट्रेडिंग में फंस गया आगे चल के। यहाँ पे क्या है, वो हॉप में बैठा था कि भाई प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाएगी। ऐसी हॉप ट्रेडिंग में वो इस टर्न में फंस गया और यहाँ पे नुकसान कर बैठा। तो टाइट रेंज फाइंड करने के बाद में हमेशा ट्रेंड को भी फाइंड करना है। ट्रेंड को फाइंड करने के लिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब प्राइस रिजेक्ट हुई तो उसके बाद ये ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं, यहाँ से भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, लुक लाइक दिस। तो ये ट्रेंड लाइन जो है सर्टेन ट्रेंड लाइन है, जो कि अगर ब्रेक होगी तो आपकी टाइट रेंज में ही मार्केट घूम रहा है, अदरवाइज ब्रेक नहीं होगी तो स्टॉक एक ट्रेंड पकड़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक एक टाइट रेंज के बाद में डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो कंटेंट बनेगा उस पर हम चर्चा करते हैं। अब आता है वाइड रेंज। वाइड रेंज भी काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। वाइड रेंज को हम नैरो रेंज भी बोल सकते हैं, साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हैं। मोस्टली रिटेलर्स साइडवेज ही बोलते हैं इसको, लेकिन वाइड रेंज और साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जब कोई मार्केट साइडवेज होता है तो वो इक्वल हाई और इक्वल लो ही लगाता है, इस तरह से। ये हो गया साइडवेज मार्केट। और नैरो रेंज मार्केट कैसी होती है, उसमें जो है पार्टिकुलर स्टॉक कोई ट्रेंगुलर पैटर्न बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंगुलर पैटर्न है, इसमें हायर लो और लोअर हाई बनाता है इस तरह। इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोलते हैं। और ये भी एक फ्लैग पैटर्न बन सकता है, इसको भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई फॉलोइंग वेज या राइजिंग वेज या कोई चैनल पैटर्न भी बन सकता है। लेकिन वाइड रेंज थोड़ा सा डिफरेंट होती है। वाइड रेंज में क्या होता है कि प्राइस इस तरह से एक रेंज क्रिएट करती है, और इस रेंज में जब प्राइस जा रही है तो ये इक्वल हाइज और इक्वल लो भी लगाती है, बट कभी कभी अपने हाइज को ब्रेक कर देती है, प्रीवियस स्विंग टॉप को, कभी कभी स्विंग लो को ब्रेक कर देती है, और फिर से उस रेंज में ट्रेड करने लग जाती है, फिर ब्रेक कर देती है, फिर उस रेंज में ट्रेड करने लग जाती है। दैट मीन्स कि ये एक वाइड रेंज है। यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक वाइड रेंज में ट्रेड कर रही है, जहाँ पे ट्रैपिंग मूवमेंट ज़्यादा है। यहाँ पे हो सकता है कि वॉलेटिलिटी स्टेटस थोड़ा हाई हो, इस वजह से ऐसी रेंज क्रिएट होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई को जब ब्रेक किया था तो एक सर्टेन वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली, बट प्राइस वहां से रिजेक्ट होकर फिर से नीचे आ गई। तो ये क्या था, एक ट्रैपिंग मूवमेंट था जहां पे वायर्स को ट्रैप किया गया। इसी तरह से अगर डाउन साइड में देखोगे तो यहाँ पे देखिए, सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया गया। तो ये सारी जो वॉलेटिलिटी है, ये जो ट्रेंड है, इसको हमको आइडेंटिफाई करना है। इस स्टेज पे हमको मतलब थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और ऐसी सिचुएशंस में स्टॉप लॉस बहुत ही नियर रखने हैं। देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट होगा, वहां पे आपको बड़े प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन जो वाइड रेंज होगी या टाइट रेंज होगी या नैरो रेंज होगी, वहां पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे नुकसान आपके ज्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे इक्वल हाई लगाया, फिर इक्वल लो लगाया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके एक लोअर लो बनाया। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रीवियस ये सपोर्ट टूट गया,
तो ऐसा लग रहा था कि प्राइस नीचे जाएगा, बट यहाँ पे ट्रैप हो गए। फिर से प्राइस ऊपर गया और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ से आप देखिए ये प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट था जिसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे फिर से लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे फिर से ट्रैपिंग मूवमेंट हो गई। तो ये थोड़ी सी एक बाइड मूवमेंट थी। अब देखिए यहाँ पे फिर से लोअर लो बना दिया, अब यहाँ पे हायर हाई बना दिया, तो यहाँ पे फिर से लगा कि ब्रेकआउट है, बट यहाँ पे एक वाइड रेंज थी। इस कंसोलिडेशन, देखिए जब भी कोई ट्रेंड बनता है, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको इतना सा समझना है कि जब भी कोई ट्रेंड बनता है, ब्रेकआउट और रिजेक्शन को आपको समझना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे और ये सपोर्ट पे एक हाई और लो बन रहा है, तो फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे अगर प्राइस अगेन से ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इनके इसके इनसाइड, इसके अंदर आ गई, तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रेकआउट था ये एक तरह का फेक आउट है, एक तरह की वाइड रेंज है, एक तरह की ट्रैपिंग मूव है। यहाँ से प्राइस वापस नीचे आ सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट करना ही आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस डेफिनेटली अपने सपोर्ट प्राइस को दोबारा से रिटेस्ट करने आती है। तो ये सारी चीज़ें वाइड रेंज में आपको ध्यान में रखनी है। ये एक इम्पोर्टेंट कंटेंट था, वाइड रेंज। ऐसी मिस्टेक्स आपसे काफ़ी होती होंगी, बहुत सारे ट्रेडर्स से होती है, मैं भी यूजुअली ऐसी मिस्टेक्स करता आया हूँ, लेकिन अब इन चीज़ों को जब मैंने सीखा है, अप्लाई किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट्स हुए हैं, एक अच्छा मार्केट देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें आप भी यूज़ कर सकते। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है ट्रेंड स्टेज। सबसे पहले हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है, अब हम ट्रेंड की स्टेज को जानेंगे कि ट्रेंड किस टाइप का है। मतलब ट्रेंड अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर हम बिगिनर के हिसाब से बात करें, तो देखिए ट्रेंड में अगर डीप एनालिसिस नहीं करते फिर भी हम ट्रेंड को अगर देखें, तो देखिए ट्रेंड तीन तरह से बनता है। एक अर्ली ट्रेंड जहाँ पे कोई रिवर्सल लगता है या कोई रिजेक्शन होता है। एक मिड ट्रेंड यानी कि मीडियम ट्रेंड जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, कोई कंटिन्यूशन पैटर्न बनता है या कोई पुलबैक बनता है। और एक होता है लेट ट्रेंड जहाँ पे प्राइस एग्जॉस्ट हो चुकी होती है या एक रेजिस्टेंस प्राइस को क्रॉस कर चुकी होती है या प्राइस वहां से काफी ऊपर जा चुकी होती है। तो उस कंडीशंस को हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही हम हमारे डिसीजंस लेंगे कि हमको यहाँ पे एंट्री फ्रेश करना है या नहीं करना है, या हमको प्रॉफिट्स बुक करने हैं, या यहाँ पे हमको प्रॉफिट को ट्रायल करना है, किस तरह से हमको यहाँ पे पोजीशंस को प्रोटेक्ट करना है। तो डू यू लुक फॉर कंटिन्यूशंस, पुलबैक्स, रिवर्सल्स और स्टैंड आउट। लाइक अगर कोई लेट ट्रेंड हो चुका है, बहुत ही ज्यादा कोई स्टॉक चल चुका है एक आफ्टर ए लॉन्ग ट्रेंड, देन आपको वहां पे स्टैंड आउट यानी दूर रहने की जरूरत है। आप बस ऑब्जर्व करो मार्केट को और वहां पे कोई या तो रिवर्सल पैटर्न का वेट करो या फिर से कोई कंटिन्यूशन पैटर्न का वेट करो। दैट मीन्स कि आप वहां पे एक अच्छा ट्रेंड स्टेज ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका कंटेंट समझाता हूं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में। जैसे लॉन्ग ट्रेंड हैज जस्ट एंडेड एंड पॉज। देखिए यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है ये आपको समझना। यहाँ पे एक बहुत ही लॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है, काफी लंबा ये स्टॉक चल चुका है। अब ये लॉन्ग ट्रेंड के बाद में प्राइस क्या कर रही है कि यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है और यहाँ पे प्राइस जाके रुक जाती है, इस एरिया में प्राइस जाके रुक जाती है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा रही है। अब यहाँ से प्राइस लोअर 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 हाइज बनाना शुरू कर देती है। दैट मीन्स कि ये जो लॉन्ग ट्रेंड था ये कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको फ्रेश लॉन्ग्स नहीं करने हैं, इंट्राडे में भी नहीं करने हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आपके ऐसे स्टॉक्स से बचे जो कि एक आफ्टर लॉन्ग ट्रेंड के बाद में थोड़ा रुक जाते हैं। तो वहां पे आपको वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। यहाँ पे अगर कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, जैसे कोई फ्लैग पैटर्न बन गया, कोई ट्रेंगल पैटर्न बन गया, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप इस तरह से ट्रेंड लाइंस को भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये सारी चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है। एक आफ्टर ए लॉन्ग ट्रेंड आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ गाइज। अगर हमको ट्रेंड की स्टेज को और अच्छे से जानना है तो उसके लिए हम 50 डेज का मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जैसे मल्टीपल टाइप्स मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे काफी वीडियोस दे रखे हैं, बट 50 डेज का मूविंग एवरेज एक
मेजर मूविंग एवरेज है जो कि एक मेजर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। इससे हम मेजर ट्रेंड के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करूँ तो देखिए गाइस, जब प्राइस इस 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर चल रही है तब एक अप ट्रेंड होगा, और अगर इसके नीचे प्राइस है दैट मीन्स कि वो एक डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर से एक अप ट्रेंड बना, और यहाँ पे इसके नीचे जब आ गई प्राइस तो ये एक डाउन ट्रेंड बन गया। तो ये क्लियर हो गया कि प्राइस अगर इसके ऊपर चल रही है तो वो एक अप ट्रेंड है, तो प्राइस अगर 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो एक डाउन ट्रेंड है। चाहे आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करो, चाहे 1 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करो इंट्राडे में, या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई करो, ये वैसे ही काम करेगा। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे जाके इसके नीचे आ गया प्राइस, तो यहाँ पे एज पर द मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड होना चाहिए था। बट यहाँ पे एक और सीक्रेट स्टडी छुपी हुई है। ये क्या है कि ये एक फर्स्ट ट्रेंड था, उसके बाद मीडियम ट्रेंड में कंसोलिडेशन हुआ है। तो ऐसे कंसोलिडेशंस को हम पुलबैक भी बोलते हैं, कि प्राइस एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे यहाँ पे चलती है और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करती है, उसको पुलबैक बोला जाता है। देन प्राइस अगेन अपना लेवल कंटिन्यू करती है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब आफ्टर ए लॉन्ग ट्रेंड यहाँ पे प्राइस अगर इस लेवल के नीचे आती है और उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन करती है अगेन से, और फिर अगेन से लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई नीचे आती है, फिर से रिजेक्ट होती है मूविंग एवरेज से, दैट मीन्स कि एक डाउन ट्रेंड लग चुका है। तो ऐसी सिचुएशंस को अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी हेल्प होगी अच्छे डिसीजंस लेने में। अ, ये भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, और ये काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा देखते हैं न्यू ट्रेंड विथ ओवरऑल नाइस कॉन्टेक्स्ट। हम बात कर रहे हैं ट्रेंड स्टेज की। ठीक है, इससे पहले हमने ट्रेंड को चेक किया था कि ट्रेंड किस तरह से बनता है। अब ट्रेंड स्टेज में अगर हम देखें तो न्यू ट्रेंड विथ ओवरऑल नाइस कॉन्टेक्स्ट मतलब एक नया ट्रेंड बन रहा है और उस नए ट्रेंड को हमको आइडेंटिफाई करना है कि नया ट्रेंड किस तरह से बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक आफ्टर ए लॉन्ग ट्रेंड, यहाँ पे प्राइस इस मेजर ट्रेंड लाइन पे चल रही थी, और इस मेजर ट्रेंड लाइन के बाद में प्राइस ने यहाँ पे आके एक और माइनर ट्रेंड लाइन बनाई। ये देखिए एक माइनर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी बनाया। ये प्राइस एक्शन का पैटर्न है, मोस्टली इसको सभी ट्रेडर्स यूज करते हैं। यहाँ पे आके आपका ये जो माइनर ट्रेंड लाइन है ये टूट गया, प्राइस नीचे आ गया, फिर इसको रिटेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस नीचे आ गया और ये मेजर ट्रेंड लाइन भी टूट गई। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया ट्रेंड बन रहा है। जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम एक न्यू ट्रेंड बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम डाउन साइड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर। फ्यूचर्स में हम जो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं उनमें शॉर्ट की पोजीशंस ले सकते हैं, या फिर आपने कोई लॉन्ग पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो उसमें यहाँ पे कुछ पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं, प्राइस को नीचे आने के बाद में फिर से कुछ एडिंग कर सकते हैं। तो ये सारे डिसीजंस हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लाइन भी बन रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो यहाँ से एक नया ट्रेंड बना है, इसको भी हमको आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए। ओवरऑल नाइस कॉन्टेक्स्ट मतलब ट्रेंड लाइन के अच्छे से कॉन्टेक्ट में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अच्छे से कॉन्टेक्ट में है, तो ये काफी अच्छा एक ट्रेंड हो सकता है डाउन साइड में। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंटेंट है मिड ट्रेंड विथ फर्स्ट कंसोलिडेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मोस्टली ट्रेडर्स से गलती होती है। क्या होता है कि एक अप ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, ये हमको पता है कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, दैट मीन्स कि अप ट्रेंड है। यहाँ पे प्राइस ने उस लेवल को तोड़ा, उस एवरेज को तोड़ा, प्राइस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के बाद में देखिए यहाँ पे ये क्या था, एक अर्ली ट्रेंड था। ये एक अर्ली ट्रेंड था, और ये क्या है, एक मीडियम ट्रेंड, और उसके बाद में प्राइस यहाँ पे लेट ट्रेंड में आ गई है। ठीक है, ये लेट ट्रेंड है, मतलब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि प्राइस नीचे आया, एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाया लाइक दिस, और उसके बाद प्राइस नीचे कंटिन्यू हो गई। तो इसको हम बियरिश फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। बट यहाँ पे हम फ्लैग पैटर्न के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं या फिर हम समझना चाहते हैं इसको मिड ट्रेंड यानी मीडियम ट्रेंड विथ फर्स्ट कंसोलिडेशन। जब ट्रेंड बनता है तो उसमें जो फर्स्ट कंसोलिडेशन पॉइंट आता है, जैसे देखिए यहाँ पे भी कंसोलिडेशन पॉइंट था, देन यहाँ पे भी कंसोलिडेशन पॉइंट था, बट ये एक बहुत ही बड़ी रेंज का कंसोलिडेशन पॉइंट है ये वाला।
यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक कंसोलिडेशन हुआ है। इसको हम एक बड़े ट्रेंड का कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं। ऐसे कंसोलिडेशंस जब बनते हैं, फर्स्ट कंसोलिडेशंस, उनमें प्राइस मोस्टली अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कोई पुलबैक्स की या रिवर्सल्स की कोई भी चांसेस नहीं होती है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें ट्रैपिंग मूवमेंट भी बनती है, इसमें ट्रेडर्स को ट्रैप भी किया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड बनाया, फिर एक ट्रेंड लाइन बनी थी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर हायर हाई बनाया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाई करने लगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसके ऊपर प्राइस यहाँ पे रुक नहीं पाई। तो मैंने अभी पिछले कुछ कंटेंट में बताया था कि प्राइस जब ब्रेकआउट करती है तो अपने लेवल को ब्रेक करती है, उसके बाद उसके ऊपर ही यहाँ पे कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के ऊपर जाती है। अगर इसके इनसाइड आ जाती है, अंदर आ जाती है, तो फिर से ये सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश। तो आपको हमेशा अगर ऐसे ब्रेकआउट में एंट्री की है तो इसके नीचे ही स्टॉप लॉस यूज करना है, अदरवाइज यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई डाउन ट्रेंड बन रहा है और अगर 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है तो वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ये आपका मीडियम ट्रेंड का फर्स्ट कंसोलिडेशन है, ऐसी चीज ध्यान में रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे चार्ट पे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है मिड ट्रेंड विद कंसोलिडेशंस। ये सेम चीज है वही तो अभी मैंने आपको समझाई, ये एक अनदर एग्जांपल है। इसके हिसाब से भी हम समझते हैं कि यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड बना, उसके बाद ये कंसोलिडेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है, देन अगेन ट्रेंड बना, देन अगेन यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। तो ये मीडियम ट्रेंड के कंसोलिडेशन पॉइंट्स है, ठीक है। अगर ट्रेंड को रिवर्स होना होगा तो वो वहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनाएगा या फिर कोई फॉल देगा मूविंग एवरेज के नीचे। यहाँ पे देखिए टोटल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है और उसमें एक कंसोलिडेशन जोन बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। कंटिन्यूएशन बनाने के लिए प्राइस को कंसोलिडेशन करना बहुत जरूरी है, मतलब कि एक साइडवेज मार्केट बनाना बहुत जरूरी है कंटिन्यूएशन के लिए, आगे और एक्सटेंड होने के लिए। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिनकी सहायता से प्राइस आगे एक्सटेंड होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्राइस 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और ये कंटिन्यू नीचे ही चल रहा है, तो ये दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं आफ्टर ए लॉन्ग ट्रेंड, ये काफी लंबा एक ट्रेंड हो चुका है, इसके बाद प्राइस थोड़ा सा वीक हो चुका है, प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, या फिर इसको एक मेजर फ्लैग पैटर्न का भी कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। बट जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, दैट मीन्स कि ये आफ्टर ए लॉन्ग ट्रेंड ये लेट ट्रेंड हो गया। देखिए यहाँ पे 3 स्टेज है, ये फर्स्ट ट्रेंड है, फिर ये मीडियम ट्रेंड है और फिर ये लेट ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर ये लेट ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू होगा तो यहाँ पे इस तरह का ये जो पैटर्न है इसमें चल के प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाएगी, अदरवाइज यहाँ से ये सपोर्ट जो है अगर ये ब्रेक होती है तो ये प्राइस नीचे फॉल दिखा देगी। ये क्लियर है। तो ये कंसोलिडेशंस को भी आपको चेक करना है आगे चल के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेट ट्रेंड पे, जो कि अभी मैं आपको बता रहा था कि 3 स्टेज में ट्रेंड चल रहा है। तो लेट ट्रेंड यहाँ पे देखिए ये अर्ली ट्रेंड है, फिर ये मीडियम ट्रेंड है जहाँ पे फर्स्ट कंसोलिडेशन हुआ, देन अगेन कंसोलिडेशन हुआ मीडियम ट्रेंड के अंदर। ये लेट ट्रेंड है जहाँ पे एक टाइट रेंज बनी हुई है, यहाँ पे प्राइस टॉप को ब्रेक कर रही है बट वहां पे रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, स्विंग लो बनाया, उसको ब्रेक किया, फिर प्राइस रिजेक्ट हो गई। दैट मीन्स कि ये एक लेट ट्रेंड है। तो क्या होता है, ये मैं क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका एक रीजन है। एक रीजन क्या है कि देखिए मैंने भी काफी बार ऐसी ट्रेडिंग की है जिनमें मुझे अर्ली मार्केट में ही एंट्री मिल गई, मतलब शुरुआती ट्रेंड में ही मैंने एंट्री कर ली और उसके बाद मैंने उस ट्रेंड को काफी अच्छे से राइड किया। लेकिन मुझे इस तरीके की ट्रेडिंग करने से काफी बार प्रॉफिट हुआ और काफी बार मैंने जब मीडियम ट्रेंड में एंट्री करी तो यहाँ पे भी मुझे काफी प्रॉफिट हुआ, लेकिन मुझे कुछ नुकसान भी हुए थे। वो किस तरीके से हुए थे कि मैंने क्या है कि लेट ट्रेंड में जाके एंट्री कर ली, ठीक है। लेट ट्रेंड में जाके मैंने एंट्री कर ली और उसके बाद जब यहाँ पे पैटर्न बना के प्राइस नीचे टूट रही थी तो मैं इस उम्मीद में था कि प्राइस प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आएगी, फिर से बाउंस करेगी, लेकिन प्राइस थोड़ा बाउंस करके फिर गिर जाती है। फिर सोच रहा था कि इस सपोर्ट के आसपास आके बाउंस करेगी, लेकिन फिर थोड़ा बाउंस करके नीचे गिर जाती है। और इस तरह सोच रहा था कि बॉटम पे आएगी, लेकिन फिर से बाउंस करके तोड़ देती है। यहाँ पे ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड बन जाता है और मेरा यहाँ पे जो पोजीशन था वो काफी नुकसान में आ जाता है। दैट मीन्स कि जब कोई एक लॉन्ग ट्रेंड होता है, देखिए कंक्लूजन क्या है वो समझिए कि जब एक लॉन्ग ट्रेंड बन जाता है तो उसके बाद आप कोई बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या कोई बड़ा मूवमेंट या कोई अच्छा ट्रेडिंग ट्रेंड वहां पे यूज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। वहां पे आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास, अगर आपने किसी सपोर्ट के आसपास बाई किया है तो आप रेजिस्टेंस के आसपास
कोशिश करिए कि पूरी क्वांटिटीज को एग्जिट कर ले या फिर पार्शियल क्वांटिटीज को एग्जिट कर ले और अपना स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पे रिवाइज कर ले। अगर आप एक बिगिनर है या फिर आपका स्मॉल फंड है तो आपको फुल क्वांटिटीज को अपने रेजिस्टेंस के आसपास एग्जिट करना चाहिए। अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, आपके पास फंड ज़्यादा है, आप अपनी रिस्क मैनेज कर सकते हैं, अपना फंड मैनेज कर सकते हैं, तो आप पार्शियल बुकिंग भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रायल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर। तो ये लेट ट्रेंड की कहानी है, इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, इसको ज़रूर से आपको प्रैक्टिस करना, आने वाले टाइम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेट ट्रेंड विथ रिवर्सल, अब यहाँ पे देखिए ये इमेज के जरिए आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। प्राइस यहाँ से जब ब्रेक करके नीचे आई थी तो देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना, फिर यहाँ पे इस तरह से एक फॉलिंग बेज या इसको फॉलिंग बेज ही बोलते हैं मोस्टली इसको, तो इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना, देन प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे एक अर्ली ट्रेंड था, उसके बाद मिड ट्रेंड में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, लेट ट्रेंड, और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ब्रेक हो चुका है। तो ये क्या है, लेट ट्रेंड। अगर यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे एंट्री किया एक लेट ट्रेंड के अंदर, वहां पे कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बनाया, तो यहाँ से प्राइस मोस्टली नीचे आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको इन ब्रेकआउट पॉइंट्स को एनालाइज करना चाहिए। एक ट्रेंड की स्टेज को भी पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे एक लेट ट्रेंड है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप एक्ट करें। अब प्राइस यहाँ पे देखिए फिर से डाउन आया और प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आ गया। यहाँ पे जब प्राइस नीचे आ रही थी तो ये एक तरह का क्या हो गया, देखिए सर्टेन फॉल देखने को मिला। प्राइस को अगर थोड़ा अच्छे से एनालाइज करोगे तो देखिए ये एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद प्राइस सर्टेन एक वर्टिकल लाइन में फॉल दिखाया। तो प्राइस यहाँ से चला था, ये फर्स्ट ट्रेंड था, अर्ली ट्रेंड था, फिर ये मीडियम ट्रेंड था जहाँ पे कंसोलिडेशंस हो रहे थे। उसके बाद प्राइस एक लेट ट्रेंड में आ गई। अब इस लेट ट्रेंड के अंदर अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो एक सर्टेन रिवर्सल देखने को मिला, फिर से हायर लो बना के प्राइस सर्टेन तरीके से बहुत फास्ट तरीके से रिकवरी हुआ। यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये बी शेप रिकवरी है, ये बी शेप रिकवरी है लाइक डब्लू पैटर्न। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको यहाँ पे पहले से ही प्रिडिक्शन बनाने पड़ेंगे कि इस तरह की अगर फॉल हुई है तो इस तरह की रिकवरी भी हो सकती है। यहाँ पे हम लेट ट्रेंड में हैं तो हम बड़ा फॉल यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है ऐसी सिचुएशंस में। अगर ऐसी सिचुएशंस में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे टॉप है, अब यहाँ पे एक सर्टेन हमने ट्रेंड लाइन बना ली एक पार्टिकुलर ट्रेंड में, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो फिर से डाउन ट्रेंड लग जाएगा, अदरवाइज ब्रेक होना होगा तो इसके ऊपर ही कंसोलिडेशन करेगा। तो ऐसे रिवर्सल से बचने के लिए आपको, जैसे टॉप है, मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स मिले हैं जो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे की तो बात ही छोड़ दो, इंट्राडे में तो बहुत ऐसे मिले हैं जो नुकसान करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होता है उसकी भी थिंक आप देखो कि वो ट्रेड कहाँ करता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिले कि ये प्रीवियस टॉप का जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे जाके एंट्री करता है एक इन्वेस्टर। बहुत सारे बिगिनर इन्वेस्टर जो होते हैं, देखिए क्वालिफाइड या इंस्टीट्यूशनल एफआईआई डीआईआई इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बिगिनर इन्वेस्टर की जो नया नया मार्केट में आया या फिर उसके पास टाइम नहीं है स्टडी करने के लिए और वो यहाँ पे पैसा लगाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस जब प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर रही है तो यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कि भाई प्राइस ऊपर जाएगी इस होप के साथ, लेकिन प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे आ जाती है। यहाँ पे उसने स्टडी क्या किया, सिर्फ ब्रेकआउट पॉइंट देखा, ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन नहीं देखा। ठीक है, उसकी डीप एनालिसिस उसको पता नहीं है। अदरवाइज एक इन्वेस्टर को हमेशा लो पे खरीदने की आदत होनी चाहिए, बिकॉज लो पे जब प्राइस आती है तो कोई पैटर्न के आसपास आती है तो वहां पे आप इन्वेस्ट करके वेट करो, वहां पे आपका रिस्क बहुत कम रहेगा, रिवार्ड मिलने के चांसेस हाई रहेंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्क कितना है, इतना तो ऑलरेडी रिस्क है इसमें, इतना तो ऑलरेडी है, और इसके अगर नीचे गई प्राइस तो फिर और रिस्क आपका डबल भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचे, ऐसे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। मैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट ऐसे करता हूँ जहाँ पे कंटिन्यूशन पैटर्न बन के कोई ब्रेकआउट के बाद में, अदरवाइज हमेशा रिजेक्शन पे एंट्री करता हूँ। जैसे मैंने एसबीआई का दिया था, 150 पे बाई किया था, 500 आ गया स्टॉक 2 साल के अंदर। तो इस तरह की सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे वॉलेटिलिटी स्टेटस। देखिए अब तक हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड को किस तरह से एनालाइज करें, कि ट्रेंड क्या है, उसके बाद ट्रेंड की स्टेज क्या है कि कौन सी स्टेज में ट्रेंड ट्रेड कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं वॉलेटिलिटी स्टेटस।
ये वॉलेटिलिटी स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वॉलेटिलिटी का लेवल क्या है उस ट्रेंड के अंदर, पार्टिकुलर ट्रेंड में, ये बहुत ही जरूरी है कि वहां पे कोई लो वॉलेटिलिटी है, कोई मीडियम वॉलेटिलिटी है, या फिर हाई वॉलेटिलिटी है। तो आप इस तरह की सिचुएशंस को फेस कर पाए जहां पे कोई सर्टेन न्यूज है, कोई सेंटिमेंटल न्यूज है, कोई हिस्टोरिकल डाटा ऐसा बोल रहा है कि प्राइस रिपीट होना चाह रही है, या कोई पार्टिकुलर लेवल पे जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाके वहां पे सर्टेन कोई मूवमेंट आ जाए, रिजेक्शन मिल जाए। ऐसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए आपको वॉलेटिलिटी स्टेटस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्केट में अगर कुछ हलचल होनी होती है तो कुछ टाइम पहले से ही वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर मार्केट में कूल ट्रेंड चलना होता है, एक कूल तरीके से प्राइस को ऊपर जाना या नीचे जाना होता है, कंडीशन में वॉलेटिलिटी बहुत ही माइनर हो जाती है। एक मीडियम वॉलेटिलिटी भी होती है, एक मिड ट्रेंड के अंदर मीडियम वॉलेटिलिटी मोस्टली देखी जाती है। तो वॉलेटिलिटी डिटरमाइंस ट्रेडेबिलिटी एंड स्टॉप लॉस साइज, यानी कि वॉलेटिलिटी जो है आपकी ट्रेड की क्षमता को बताएगी कि आप कितना लॉन्ग ट्रेड तक जा सकते हैं, कितना बड़ा टारगेट यूज कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, या फिर अपना स्टॉप लॉस कितना छोटा या बड़ा रखे। ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। So if you really like this video, help us to grow. Thank you so much guys. You can like my video, share my video and subscribe my channel, and also press bell icon as well. Thank you so much guys. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइस, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है, research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।